भाई जॉब नहीं है, ये बता रहा हूँ बीकॉम का जॉब अच्छी है ही नहीं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ अच्छा होगा। मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक, लेकिन मैं खुद मैं अभी लाइफ में पढ़ रहा हूँ तो मैं जॉब लग ही जाएगा एट द एंड। और मैंने एक गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है, शायद इसमें भी मेरा जॉब हो जाए। बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। बैचलर के बाद भाई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल सी कि अगर आप बी फार्म में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है जीपेट और नाइपर के एग्ज़ाम के लिए। सेमेस्टर वाइज मैं जो स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं स्ट्रेटजी नहीं बताऊँगा, मैं ये बताऊँगा कि आपको एक फर्स्ट सेम में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, और उसको आप साथ साथ जो है अपने बैचलर के साथ साथ आप उसको तैयारी करेंगे तो आपका जो है वो थर्ड ईयर में ईज़िली जो है आप जीपेट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में जीपेट क्वालिफ़ाई हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप जो है वो नाइपर के लिए सिर्फ प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, क्योंकि नाइपर में नॉन नॉन फार्मा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टाइम मिलेगा अच्छा, तो आप जो अच्छे नाइपर में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं पहले बात करता हूँ कि आप बी फार्म के बाद अगर बेरोज़गार रहना नहीं चाहते हैं तो जीपेट और नाइपर के प्रिपरेशन जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों? क्योंकि मोस्टली आप देखिएगा जितने लोग जीपेट और नाइपर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, वो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में भी अच्छा करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आपका टारगेट है तो आप जो है जीपेट और नाइपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो देने लेकर आया हूँ कि आप जो है सेमेस्टर वाइज देखिए, बच्चों को पता नहीं होता है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस बार की बात करूँ मैं तो टॉप 10 में एटलीस्ट जो है अराउंड 14 स्टूडेंट जो हैं, 15 स्टूडेंट जो हैं वो टॉप 100 में, सॉरी, टॉप 100 में जो जीपेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें थर्ड ईयर के हैं, ठीक है। सो आप कंपटीशन देखिए कहाँ पे जा रहा है, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं ये वीडियो में इस बात करूँगा कि आपको क्या क्या जो है टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बी फार्म के, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं बी फार्म के लिए, तो ये वीडियो आप देखिए। ये पार्ट 1 होने वाला है इस वीडियो का, इसमें मैं सिर्फ जो है वो पार्ट 1 होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। इसमें मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूँगा, क्या क्या फर्स्ट ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो मैंने बताया कि अगर जीपेट क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है एम फार्म के लिए। अगर आप एम फार्म नहीं करना चाहते हैं तो आप जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप क्लियर कर पाएँ, डीआई बन पाएँ, ड्रग इंस्पेक्टर बन पाएँ। देखिए, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, अगर आपने ये 4 साल जो है वेस्ट कर दिया, अगर आप सिर्फ सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये 4 साल आप वेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आपकी जॉब लगेगी, बैचलर के बाद जो है जॉब जानते हैं कितना मतलब कम है बी फार्म के लिए। अभी एक वीडियो में लेकर आऊँगा बी फार्म के बारे में, आप उसको देखिएगा, रियलिटी बताऊँगा बी फार्म की, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जीपेट और नाइपर के लिए, तो देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन हाँ, आप जो है वो अलग करेंगे, कुछ अलग कर पाएंगे। आपके पास एक जो है ऑप्शन रहेगा कि हाँ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट का प्रिपेयर करेंगे, यूपीएससी का प्रिपेयर करें, डीआई का प्रिपेयर कर सकते हैं, आराम से आप जो है वो बन सकते हैं। लेकिन आप अगर ये 4 साल वेस्ट कर देंगे तो ये जो है आपके लिए अच्छी बात एकदम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 1 में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो है HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, मैं जीपेट की बात करूं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो वीडियो है ये ओल्ड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, और न्यू सिलेबस का वीडियो अभी आपको ज़रूरत नहीं है शायद, ये बाद में आएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन HAP में बताऊँगा 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो जीपेट एग्ज़ाम में आते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में अगर बात करूँ तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है अराउंड आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है फॉर द गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ऑल्सो फॉर ड्रग इंस्पेक्टर, ऑल्सो फॉर जीपेट एंड नाइपर। तो आप जो है HAP को क्या क्या पढ़ना है आप इसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू बॉडी। ये आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो प्लेन्स होती हैं बॉडी की, वो आप देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी, सैगिटल क्या होता है, ऐसा होता है ना, कुछ बॉडी के प्लेन्स होते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और
सेलुलर लेवल से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आते हैं। सेल के फंक्शन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टिश्यू टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की बात करें, आरआरबी की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है अच्छे से पूछे जाते हैं। और जीपेट में तो मैं बता दूँ आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं एचईपी से, कंप्लीट सिलेबस से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं बात करता हूँ ये इंटीग्रेटरी सिस्टम, जो कि स्किन के बारे में होता है। तो ये जो होता है बेसिक है आपका। स्किन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्किन के कितने लेयर्स हैं, कॉस्मेटिक साइंस में आप पढ़ते हैं अच्छे से, कॉस्मेटिक एक सब्जेक्ट होता है आपका। लेकिन बात ये कि आप यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे अच्छे से कितने लेयर्स हैं स्किन के, सेरम कॉर्नियम क्या होता है, सेरम जेनोसम क्या होता है, ये सब जो लेयर्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका बेस क्लियर रहेगा। ताकि आप अगर आगे पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या तो पढ़ेंगे आप कॉस्मेटिक्स के बारे में, तो जो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम पे ये बोन्स वगैरह पे क्वेश्चन तो आते हैं। मैं टॉपिक 2024 में एग्जाम दिया था जीपेट का, वहाँ पे पूछा था कि अपेंडिकुलर या एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं, ये सब जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके बारे में देख लीजिएगा। और कॉन्ट्रैक्शन पे भी जो फिजियोलॉजी होती है इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। हाँ, जॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, और जीपेट में भी कभी कभी आ सकता है। तो जितने टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं वो अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉडी फ्लूइड्स एंड अभी आप जो है सोचेंगे कि सर सभी इंपॉर्टेंट ही है तो आप वीडियो क्यों बनाएं, ठीक है। तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैंने फार्मासिस्ट एग्जाम भी दिया है, मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने जीपेट दिया है, मैंने क्वालिफाई किया है, नाइपक क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है, ठीक है। सो आप मुझे मुझसे विश्वास कर सकते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है अगर बीफार्म के साथ साथ जो है ये सब प्रिपेयर करेंगे अच्छे से तो आपका फ़ायदा होगा। अब बॉडी फ्लूइड से इम्पॉर्टेंट है ये। बॉडी फ्लूइड्स में बोलूँगा कि आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा तो आप जो है वो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोगुलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ डिजीज़ होते हैं वो पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है, फिर उसमें जो है गैंग्लोसाइट्स होते हैं, ये सब होते हैं जो वो पढ़ लीजिएगा। WBC अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मोस्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है उसके लिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, आप बने रहिए, ठीक है। फिर आता है बात लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको भी जो है अगर आप पढ़ पाएँ तो अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आप फार्माकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे PNS वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएगा फार्माकोलॉजी में। लेकिन ये आप अच्छे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितने टाइप के क्रेनियल नर्व्स होते हैं आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए कम से कम। जैसे क्रेनियल नर्व 1 को क्या कहते हैं, क्रेनियल 2 को क्या कहते हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। कितने होते हैं वो सब याद होना चाहिए। और वो बात करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जैसे कि आई पे क्वेश्चन आया था, ईयर पे, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आई जो है यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और डिसऑर्डर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है। आपने बैचलर में पढ़ा, बैचलर कह रहा हूँ, आप जो है 11th 12th इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये सब तो है मतलब इम्पॉर्टेंट। आप इसको देख लीजिएगा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, ब्लड प्रेशर, पल्सेस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लियर तो हो जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कोई भी एक जो क्वेश्चन होता है वो भी आपका जो है सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल, ये जरूरी नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है ये फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप जो है B.Pharm में है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। यहाँ से बता दूंगा ये सब जनरल डेफिनेशंस वगैरह हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछ जाते हैं, लेकिन आप एरर पूछ सकते, एरर कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्यूरेसी का डेफिनेशन के देख लीजिएगा, बस प्रेसिडेंट का डेफिनेशन, बस डेफिनेशन देख लीजिएगा इन दोनों का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फार्माकोपिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। लिमिट टेस्ट,
लिमिट टेस्ट जितने भी होते हैं आपको अच्छे से पढ़ना है। लिमिट टेस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी होता है, आईपीसी करके होता है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, आप जो है उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ से तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, टाइट्रेशन, जितने मेथड ऑफ टाइट्रेशंस हैं वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें क्या होता है कि इसके प्रिंसिपल क्या है, थेरीज क्या है, और जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कर्व्स हैं अगर आपको हो पाता है याद तो कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या आता है आपको, प्रिंसिपल आता है और इसमें क्या आता है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे द फॉलोइंग इंडिकेटर इज फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, विच आर द फॉलोइंग फॉर दिस, एंड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नॉन एक्वासेक्शन, ये भी आप देख लीजिएगा। बेसिकली जो है वो इंडिकेटर्स वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए। यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू दोनों जीपैट नाइपर कॉमर्स एग्जाम। मोहर्स मेथड क्या होता है, वोल्हार्ड मेथड क्या होता है, फॉजान्स मेथड क्या होता है, आप इसको बाई हार्ट जो है पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बेसिकली जो है इंडिकेटर से पूछ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये किसके लिए यूज होता है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है मेटल्स के लिए होता है बेसिकली। और मास्किंग एजेंट क्या होता है, डिमास्किंग एजेंट क्या होता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो भी टाइट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। जो भी यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सा स्टेप होता है, उसको आप जो है अरेंज करिए, ठीक है। और इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो ग्रेविमेट्री में फॉलो नहीं होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग डायस्टेशन टाइट्रेशन, ये जो है बहुत ही छोटा दिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। डायस्टेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, इसका मैकेनिज्म, सब कुछ। रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स भी जरूरी है, ठीक है, आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और ये जो डिफरेंस होता है आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है डिफरेंस इनके बीच में। बाकी जो यूनिट 5 है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरिग्राफी, इनमें कन्फ्यूजन होता रहता है कि हमको लगता है कि दोनों तीनों पोटेंशियोमेट्री और पोलरिग्राफी जो सिमिलर है, लेकिन ये अलग है। तो आप जो है इल्कोवे की क्वेश्चन वगैरह क्या है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स के, प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है। फार्मास्यूटिक्स ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जीपैट और नाइपर, सब के लिए फार्मास्यूटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है फॉर फार्मास्यूटिक्स एग्जाम, लेकिन फार्मास्यूटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो चीज़ें आप जो है आप सोचते हैं कि ये तो मैं अपने बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम में नहीं लिखूंगा तभी पास हो जाऊंगा, वही जीपैट और नाइपर और फार्मेसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो जो भी फार्माकोपियाज होती हैं अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने फार्माकोपियाज हैं, बीपी का एडिशन कब आया, सॉरी आईपी का कब आया, बीपी का कब आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज क्या होती हैं, ये सब। अब बात करते हैं डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म कितने होते हैं, उनकी डेफिनेशंस अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रेस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रेस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, किसके लिए होता है, ये सब आता है, ठीक है। और हम लोग कैसे प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करते हैं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। पोसोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोसोलॉजी। यहाँ पे है ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ से मैं बताऊंगा आपको कि जो फार्मूलाज होते हैं कि मेथड्स हैं कुछ, जैसे कि क्लार्क्स मेथड किसके लिए होता है, कैसे इसके फार्मूला, ठीक है। और गॉबिन्स मेथड क्या होता है, ये सब भी जो फार्मूलाज हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। कैटजिल फार्मूला क्या होता है, वो सब का डेफिनेशन और फार्मूला देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पे। इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्रेन्स है वो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, ये सब, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिएगा अच्छे से। प्रूफ स्पीड से क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ, पाउडर जो है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेम में आपको अच्छे से पढ़ना है कि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेंगे। एप्रोसेंट क्या होते हैं जो कि वाटर को रिलीज करते हैं, ये सब। एप्रोसेंट डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, बस डेफिनेशन देख लेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। इसमें अच्छे से ये पड़ेगा हाइग्रोस्कोपिक और यूटेक्टिक मिक्सचर को, ठीक है।
अब लिक्विड डोसेज फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आता है सिरप क्या होता है, ये सब जो भी एलिक्सर वगैरह ये सब यहीं पे आता है। तो मैं तो बोलूँगा आप यहीं पे इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको रिग्रेट ना रहे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है, कॉम्प्रेक्शन क्या होता है, कोसॉल्वेंसी क्या होती है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसका जो है एग्जाम्पल सहित आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं ये मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, गार्गल्स डेफिनेशन पढ़ना है, माउथ वॉश का कंपोजिशन भी पढ़ना है, ठीक है। थ्रोट पेंट क्या होता है डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ईयर ड्रॉप के जो कंपोजिशन है और जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिरप क्या होता है उसमें आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू यूएसपी कितना होना चाहिए, वेट बाई वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रेशियो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपी बीपी, ये सब का होना चाहिए, वो देख लीजिएगा अच्छे से। लिनीमेंट और लोशन में क्या डिफरेंस होता है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बाई फिजिक्स में, जैसे सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है, इमर्सन इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सस्पेंशन में पढ़िएगा सभी, लेकिन फ्लोकुलेटर क्या होता है, डिफ्लोकुलेटर क्या होता है, इसमें डिफरेंस डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स है स्टेबिलिटी में। अब यहाँ पे जो एमल्सन है वो कितने टाइप के इमल्सन होते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा अच्छे से। हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं इमल्सन को ये, और मेजर जो इसका प्रॉब्लम क्या है, कौन सा जो है स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम क्या है, जैसे क्रीमिंग है, फेस सेपरेशन है, ये सब अच्छे से आप देख लीजिएगा इमल्सन में जो इंपॉर्टेंट है। आते हैं सपोजिटरीज पे। सपोजिटरीज में जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि एडवांस डिसएडवांटेज इतना ज़रूरी नहीं होता है, डेफिनेट देख लीजिएगा, डेफिनेशन टाइप्स कितने हैं वो देख लीजिएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बेसिस आपको बाई हार्ट होना चाहिए याद, जो चार्ट है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ में, ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेथड केमिकल फिजिकल केमिकल थेरेप्टिक इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल सही, ठीक है। इसका सोर्स जो है कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। और इसके बाद जो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या ऑइंटमेंट क्या होते हैं और पेस्ट क्या होते हैं, क्रीम्स क्या होते हैं, जेल्स क्या होते हैं, बस इतना ही ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं अदर सब्जेक्ट, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। इम्प्योरिटीज़ सबसे पहले जो है लिमिट टेस्ट है, जितने लिमिट टेस्ट है ना भाई वो आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। क्लोराइड का हो चाहे क्लोराइड सल्फेट का हो, आयरन का हो, आर्सेनिक का हो, लेड का हो, हाइड्रोजन का, सबका होना चाहिए आपको याद, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट के लिए। एसिड बेस बफर्स क्या होते हैं, इसके थियरीज क्या होती हैं, ये सब बफर क्या होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये जो है फार्माकोलॉजी से क्लियर हो जाता है। ये देख लीजिएगा ओरल रिडक्शन सॉल्ट जो होता है वायरस, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और डिंटर प्रोडक्ट्स में आइडेंटिफाइज क्या होती हैं, ठीक है। फ्लोराइड की हम यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन कौन कौन सा होता है, ठीक है, ये तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, ये सब जो है आपका इजीली क्लियर हो जाएगा आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो, ठीक है। अगर आप हो पाता तो आप उसको पहले ही पढ़ सकते हैं। हम लोग बात करते हैं ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, हेमेटोनिक्स क्या होता है, ये सब जो क्लियर हो जाएगा किसमें, आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी यार यहाँ पे, शायद वहीं पे थी, मैंने बताया आपको। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में कुछ बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नहीं। तो ये जो था फर्स्ट सेम में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो को पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, कम्युनिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैथमेटिकल मैथ्स से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा यूनिवर्स, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट सेम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना है। सेकेंड सेम में नर्वस सिस्टम अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मेजर डिजीज जो भी डिजीज़ हैं, मेनिंजिस डिजीज़ जो है आप पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो एचपी आपको आनी चाहिए नर्वस सिस्टम का, अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में देख लीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका भी आप जो अच्छे से देख लीजिएगा कितने कौन कौन से एंजाइम कहाँ रिलीज होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बीएमआर पे आ गया था इस बार नाइपर में शायद, जितना मैंने सुना है, तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, और मैंने इसको लास्ट में पढ़ा था क्योंकि ये सब मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जीपीटी यूनिट 4 में गया था, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एचएपी के आ गए थे। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, ये आप जो है अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम पे ड्रग जो काम करते हैं वहाँ पे ये ईजिली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ उस पर कि एचएबी पे। आप जो फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट सेम से स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट कब आएगा, कैसा आएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब इंपॉर्टेंट है, पहले आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। रास सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन की जो भी ड्रग्स हैं वो आपको बाद में समझ आए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। डिजीज डिसऑर्डर किसने किडनी के, वो देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। हम बात करते हैं, ये तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम जो है क्लियर हो जाएगा बाद में, लेकिन आप देख लीजिएगा कौन से हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन देख लीजिएगा, है ना। और उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ये तो एचपी के बारे में था। और देखिए यहाँ पे समझ जो है इंपॉर्टेंट बुक्स दिए गए हैं रेफरेंस में, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि इसको ट्राई करें। आप कोई भी एक चैनल जो है फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ठीक है। आपको जो है एक ही चैनल फॉलो करना है, आपको एक ही मटेरियल फॉलो करना है। आप अगर 3-4 मटेरियल फॉलो करेंगे ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप जो है सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक तो सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि आप वो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको जो है वो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक ही जो है सोर्स को फॉलो कीजिए, कोई भी चैनल हो सकता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नोट्स आपके पास नहीं है, वो आप मुझसे मांग सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। और मैं एमसीक्यूज आपको जो पीडीएफ्स हैं वो भेज दूंगा, इन सभी चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो भेज दूंगा आपको, तो आप जो वहाँ से देख लीजिएगा। और वैसे बहुत सबको पता भी होगा, वो एक चैनल है करके फार्मेसी का, बहुत ज़्यादा ब्रॉड बिगर बड़ा चैनल है, तो उस पर सब कुछ है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मेरा खुलता है तो। ठीक है। देखो टेलीग्राम है मेरा। ठीक है। और यहाँ पे एक चैनल होगा, कहाँ गया यार, कोई तो है एक चैनल में दिख नहीं रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू। उतना फार्मासिस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, और उतना डीआई में भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फॉर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नाइपर के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जीपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे जो है नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आइसोमेरिज्म। ठीक है। नाम जैसे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सबका क्लियर होता है, मोस्टली क्लियर होता है बच्चों का। ठीक है। और यूट्यूब में एल्केन्स क्या होता है, एल्किन्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एंजाइम्स क्या होते हैं, वो जो है इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, कितने टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं, वो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। और E1 रिएक्शन क्या होता है, E2 रिएक्शन क्या होता है, वो सब देख लीजिएगा। नेम डिटेक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डायल्स अडर रिएक्शन क्या होता है वो अच्छे से यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है। हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो SN2 SN1 रिएक्शन क्या होते हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं वो सब। ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो जो आप अच्छा अगर पहले से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है। और अल्कोहल से जो भी क्वालिटेटिव टेस्ट होता है अल्कोहल्स का, वो अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और स्ट्रक्चर तो आपको इतना पता चल ही जाएगा। कार्बोनल कंपाउंड, कार्बोनल कंपाउंड में भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल कंडीशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडीशन क्या होता है, जो भी नेम डिक्शन है वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है इसके याद होना चाहिए, पैराल्डिहाइड, एसीटोन वगैरह के। अगर आपको यूज नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जीपेट में। और रही बात कार्बोक्सिलिक एसिड की, सेम वही चीज़ फॉलो करना है, स्ट्रक्चर आपको जो है याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो पूछेगा बताए शहर का स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें बताओ। आपको ऑप्शन दिएगा 4, उसमें आपको टिक करना होगा बस। सॉरी।
फिर रही एलिफेटिक अमीन्स के बारे में, ठीक है। विटामिन की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, और इथाइलमेन जो भी स्ट्रक्चर यूज है उसको आप अच्छे से पहले से ही देखते रहिए, नोट्स में आप प्रिपेयर करते रहिए, ताकि आपको जो है वो ईजी रहे, आप जो है बाद में जब प्रिपेयर करें तो आपको जो है अच्छा रहे। हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेट्रोल जरूरी नहीं है। बायो केमिस्ट्री, हाँ बायो केमिस्ट्री जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बीट पॉइंट ऑफ जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी हम बायो फार्मासिस्ट का सिलेबस है आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बायोमोलिक्यूल्स, अभी देखो यहाँ पे आप जो बेसिक दिया गया है, ठीक है, बेसिक उतना ज़रूरी नहीं है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो भी साइकिल्स हैं, यहाँ पे भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे कुछ जो खास होने वाला है, एटीपी के बारे में आप जान जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पूरा कार्बोहाइड्रेट अच्छे से होना चाहिए आपको, क्या होता है कैसा होता है वो सब, और जो भी ये पाथवेज हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं बीफार्म जो है पास कर लूँगा इनको बिना पढ़े, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देंगे जीपेट या नाइपर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको जो है वो डिटेल बीच से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जो पता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले से ही इसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। ये ईटीसी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। अरे यार एक चीज़ मैं भूल गया, देखो बायो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, तो आपको जितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब जो है आपको याद होना चाहिए। इनका क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो आपको याद होना चाहिए कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ट्राइओस क्या होता है, टेट्रोस क्या होता है, हेक्सोस क्या होता है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं लिपिड में, लिपिड भी इंपॉर्टेंट है, लिपिड में भी ऐसा ही सेम क्लासिफिकेशन होगा, उसका डेफिनेशन होगा, ठीक है, इनके डेफिशिएंसी डिजीज़ होंगे, आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर प्रोटीन्स के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर आपको होगा कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एंजाइम्स है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कितने विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, उनके डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन से हैं, वो कैसे किन सोर्सेज से मिलते हैं, वो आपको अच्छे से होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए बायो केमिस्ट्री में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और रही बात मेटाबॉलिज्म की, बेसिकली आपका जो सिलेबस है बी फार्म के सिलेबस में वो मेटाबॉलिज्म पे ही ज़्यादा फोकस है, लेकिन उनके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम वगैरह है मैंने आपको बताया जो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है ऐसे वो पूछ लेते हैं, विटामिन D2 क्या होता है, विटामिन D3 क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है जो डिजीज़ेज हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ ऑफ अमीनो एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया पे क्वेश्चन बना है, एल्बिनिज्म पे बना है, एल्केप्टोनुरिया पे बना है, टायरोसिनेमिया से बना है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये चारों डिजीज़ है, ठीक है, किस कारण ये होते हैं, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था एक बारी कि जॉन्डिस का केस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट है, आप ये सब जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में, मैंने सब बताया कि एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एंजाइम का एक क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, वो जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू IUB क्लासिफिकेशन एंजाइम क्लास 1 में क्या होता है, मतलब फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेकंड क्लास क्या होता है, वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए बस। पैथोफिजियोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि आप जो है इसको अपने जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। एट्रोपी का मतलब क्या होता है, हाइपोट्रोपी का मतलब क्या होता है, हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, मेटाप्लेसिया का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है, बस एक लाइन में आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और कैल्सिफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, इन्फ्लेमेशन देख लीजिएगा अच्छे से कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, वो सब आप देख सकते हैं। अब जो भी डिजीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से नोन कॉज अगर रहता है तो किस हाइपरटेंशन, कौन सा हाइपरटेंशन होगा,
तो ऐसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। तो ऐसा जो है उसको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज जो भी है अच्छे से आप देख लीजिएगा, बस डेफिनेशन देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो फार्माकोलॉजी पढ़ने में। एस्थमा, एस्थमा अच्छे से देख लीजिएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज। हेमेटोलॉजिकल डिजीज में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक, ये सब डेफिनेशन बस एक लाइन में आप देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बस एक लाइन में डेफिनेशन आप देख लेंगे, आज देख लेंगे। देखिए इसमें से बहुत कंफ्यूजन होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है। मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ, मैंने क्वेश्चन इस पर गलत किए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। आप बस एक लाइन डेफिनेशन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही रहते हैं। वो फार्माकोलॉजी से आते हैं, लेकिन आप अगर आपका बेसिक क्लियर होगा कि कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होता है नर्वस सिस्टम, जैसे एपिलेप्सी का जो है पैथोफिजियोलॉजी, बस बेसिक देख लीजिएगा आप पार्किंसन का, कि हाँ पार्किंसन कब कब होता है, ऐसे अल्जाइमर्स कब होता है, ये सब बस पेप्टिक अल्सर कब होता है, बस इतना ही। अब ये सब चीज़ें जो है आपका जो है ये हो जाएगा बाद में, लेकिन बात है कि बाद में आप क्यों करेंगे, पहले आप कर लीजिएगा, बस टाइम है तो, ठीक है। जो कैंसर है ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसर, जो कैंसर की इटियोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, पैथोलॉजी है, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसटीडी के बारे में, एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया, इनके जो भी पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बस। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्यूबरक्लोसिस का क्या होता है, टाइफाइड का क्या होता है, मेनिंजाइटिस का, बस पॉजिटिव एजेंट इनको मोस्टली जो है पूछे जाते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये था वीडियो, पूरा जो है मैंने फर्स्ट सेम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने बताया। देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो पूरा सिलेबस ही बता दिया आपको इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने एक जो है बताया कि आप जो है इसको ज़्यादा फोकस करिएगा, इस पर कम फोकस करिएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है इस कंटेंट को, ठीक है। आप एक चैनल फॉलो करिए, जो भी करना है अच्छे से देखिए और उनका नोट्स प्रिपेयर करिए और उसको ही पढ़िए नोट्स को, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेगा, वो आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप जो है मिल जाएगा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने बताया चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको जो है फ़ायदा हो, और पहले से प्रिपेयर करेंगे तो आप जो है अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो है बीफार्म के बाद यार जॉब नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ, बीफार्म के बाद जॉब अच्छी है ही नहीं, इसलिए बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ अच्छा होगा। मैंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक, लेकिन मैं अभी नाइपर में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जॉब तो लग ही जाएगा एट द एंड। और मैंने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, शायद उसमें भी मेरा जॉब हो जाए। बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। बैचलर के बाद भाई सच बता रहा हूँ जॉब नहीं है, इंडस्ट्री में आप जाएंगे 12 से 15 की जॉब लगेगी, उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आप एमफॉर्म करेंगे ताकि आपको अच्छी जॉब लग पाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है इंपॉर्टेंट जीपेट क्वालिफाई करना। जीपेट क्वालिफाई करेंगे आपको 12,400 जो है स्टाइपेंड मिलेगा, आप जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे फैमिली पे, आप पढ़ेंगे, पैसा मिल रहा है। फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे तो पीएचडी कर लेंगे, फिर भी आपको 40,000 मिलेगा, ठीक है। सो लाइफ थोड़ा है, रेस है, लेकिन रेस में रहना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जो है लेकर आऊँगा मैं, तो आप जो मेरे चैनल में बने रह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।